नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रभान और आप देख रहे हैं सीबी एकेडमी क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने हैं वाले हैं एडवर्ड अली थांडाइक के बारे में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था अधिगम के बारे में और हम लोगों ने ये सीखा था कि अधिगम क्या है और उसके किस किस बारे में किस मनोवैज्ञानिक ने क्या क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, इस बारे में हम लोगों ने पूरी तरीके से उसमें सीखा हुआ था। और आज उसी का एक अगला क्रम है एडवर्ड अली थांडाइक। एडवर्ड अली थांडाइक। दोस्तों, आज हम ये जानेंगे कि एडवर्ड अली थांडाइक हैं क्या, हैं कौन, इनका प्रयोग क्या है, इन्होंने कौन कौन से प्रयोग किए हैं, इन्होंने कौन कौन से नियम दिए हुए हैं, इनके क्या क्या सिद्धांत हैं और सिद्धांतों को किस किस रूप में किस किस नाम से जाना जाता है। आज की इस वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। हर एग्ज़ाम में, चाहे वो टेट का हो या सी टेट का हो, यूपी टेट का हो, एमपी टेट का हो, सुपर टेट का हो, दोस्तों एडवर्ड अली थांडाइक का एक क्वेश्चन तो जरूर ही रहता है। तो दोस्तों, आज ये वीडियो आपके लिए कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट ही है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और अगर दोस्तों आप लोगों ने इसका पहला वाला वीडियो नहीं देखा हुआ था, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एडवर्ड अली थांडाइक के बारे में। ये हैं थांडाइक, ये जो आपको पिक्चर दिख रही है जिसकी, ये हैं थांडाइक महोदय। थांडाइक का जन्म 31 अगस्त 1874 को हुआ था और इनका डेथ 9 अगस्त 1949 को हुआ था। ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने लगभग अपना पूरा जीवन काल कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में बिताया। पशु व्यवहार एवं सीखने की प्रक्रिया उनके कार्य के आधार पर ही शैक्षणिक मनोविज्ञान की वैज्ञानिक नींव पड़ी। दैट मीन्स दोस्तों कि इनका दो प्रयोग, एक पशु व्यवहार और दूसरा सीखने की प्रक्रिया, ये एक शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक हैं जो कि मनोवैज्ञानिक की नींव डालने वाले एक पहले मनोवैज्ञानिक थे। दोस्तों, इन्होंने औद्योगिक समस्याओं के समाधान की दिशा में भी कार्य किया, जैसे कर्मचारियों की परीक्षा या परीक्षण, इन सब पर इन्होंने कार्य किया। वे मनोवैज्ञानिक कॉरपोरेशन के बोर्ड के सदस्य भी थे, मनोवैज्ञानिक कॉरपोरेशन के बोर्ड के सदस्य भी थे। सन 1912 में अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। तो ये छोटा सा परिचय रहा दोस्तों, ये थोड़ा जान लेना चाहिए कि एडवर्ड अली थांडाइक हैं कौन और इनका पूरा जीवन काल किस प्रकार से बीता और इनके क्या क्या मुख्य कार्य रहे हैं। ये दो चीज़ें आप दोस्तों बहुत याद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा कि पशु व्यवहार और सीखने की प्रक्रिया उनके कार्य की दो आधुनिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दो आधुनिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है थांडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत या प्रयास त्रुटि का सिद्धांत। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है क्या, सबसे पहले इसको ओरली रूप से समझ लेते हैं। ये आपको दोस्तों एक पिंजरा दिख रहा होगा, इस पिंजरे में आपको एक बिल्ली दिख रही होगी कि जो अंदर पैक्ड है। ये देखिए दोस्तों, एक बिल्ली है, ये एक लीवर लगा हुआ है, ये एक लीवर है, आपको दिख रहा होगा आई होप। और ये उसका एक विंडो है। ये विंडो कैसे खुलता है दोस्तों, इस लीवर को पैर से दबाने से ये विंडो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और बिल्ली यहाँ से बाहर निकल सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं क्या है इनका सिद्धांत। एडवर्ड अली थांडाइक एक पशु मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना प्रयोग पशुओं पर किया। 1898 में करना शुरू किया। थांडाइक ने कई पशुओं पर अपना प्रयोग किया, जैसे कि मुर्गी पर, मछली पर, चूहे पर इत्यादि पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। लेकिन थांडाइक का मुख्य प्रयोग 1913 में एक भूखी बिल्ली पर थी। 1913 में एक भूखी बिल्ली पर थी। इन्होंने क्या किया दोस्तों कि इस बिल्ली को इन्होंने, भूखी बिल्ली को इन्होंने क्या किया, एक पिंजरे में बंद कर दिया। ये भूखी बिल्ली है दोस्तों, इसको इन्होंने क्या किया, एक पिंजरे में बंद कर दिया हुआ है और यहाँ पिंजरे के बाहर यहाँ पे एक मांस का टुकड़ा रख दिया।
इस मांस के टुकड़े को रखने का पर्पस ये था कि अगर बिल्ली को बहुत ही ज़्यादा भूख लगेगी तो प्रयास करेगी इस चीज़ को खाने की, इस चीज़ को ये खाने का प्रयास करेगी। तो इसके लिए क्या करेगी, वो प्रयास करेगी। तो कैसे, किस प्रकार से प्रयास करेगी दोस्तों, भूखी होने के कारण ये पूरी तरीके से अपना बल लगाती है इस साइड में कि इधर से कुछ रास्ता निकल जाए, ऊपर साइड में कुछ बल लगाएगी कि इधर भी कुछ रास्ता हो जाए, इधर भी बल लगाएगी इधर भी कुछ रास्ता हो जाए। मतलब पूरी तरीके से ये अपना प्रयास करती है कि कहीं ना कहीं से हमें जाने का रास्ता मिल जाए, परंतु ऐसा होता नहीं है। होता क्या है, एटलीस्ट जब ये बहुत छटपटाती है, कूद काद के इधर उधर जो है अपना पूरा प्रयास कर लेती है, तो अंततः इसका पैर इस लीवर पर पड़ता है, अंततः इसका पैर इस लीवर पर पड़ता है। और लीवर पर जैसे ही इसका पैर पड़ता है ये विंडो ओपन हो जाता है। मतलब ये देखिए इस तरीके से जैसे ये दबेगा और ये बाहर आ जाएगा, ये खुल जाएगा। तो जैसे ही ये खुलेगा बिल्ली आएगी और ये जो रखा हुआ मैटर है, जो ये मांस का टुकड़ा है, बिल्ली इसको खाएगी और अपनी भूख को मिटा सकेगी। तो ये था वन प्रोसेस में दोस्तों कि जब पहली बार बिल्ली प्रयोग करती है, बाहर निकलने का प्रयास करती है, तो उसको बहुत ही अत्यधिक समय लगता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। और जब ये पहली बार के बाद एक बार इसने कर लिया, उसके बाद जो दूसरी बार ये फिर क्या करते हैं, ठानदाई क्या करते हैं, इसको दोबारा इसको फिर से एक बार भूख की स्थिति जब लगती है तो क्या करते हैं, इसको ले जा करके फिर से इस पिंजरे में बंद कर देते हैं। तभी दोस्तों ये क्या करती है, बिल्ली फिर से वही प्रोसेस अपनाती है। लेकिन दूसरी प्रोसेस में क्या होता है कि ये जितना समय पहले वाले प्रोसेस में लगाती है उससे कम समय इसको दूसरे वाले प्रोसेस में लगता है। डेट मीन्स कि मतलब इसने पहली बार में अगर 10 मिनट का समय लगाया था तो दूसरी वाले में इसने लगभग 5 से 6 मिनट का समय लगाएगी। और फिर से वो पैर दबाएगी, लीवर खुलेगा और बाहर का खाना जो भी रखा रहेगा वो खा लेगी। इसी प्रकार से जब दोस्तों ये तीसरी बार प्रोसेस करेगी तो उससे भी कम समय लगेगा, मतलब कि पहली बार में सबसे ज़्यादा समय, उसके बाद दूसरी बार में उससे कम समय और तीसरी बार में सबसे कम समय। और उसके बाद दोस्तों अगर इसको फिर से बंद करते हैं तो वो प्रोसेस और भी जल्दी आसानी से सीख लेती है और उससे सबसे कम समय में वह क्या करती है, लीवर को खोल करके खाना रखा हुआ खा लेती है। दैट मीन्स दोस्तों बिल्ली कुछ तो सीख गई, बिल्ली कुछ तो सीख गई जिसकी वजह से वह बाहर रखे हुए मैटर को, बाहर रखे हुए खाने को आसानी से खोल करके पिज्जा खा लेती है। इसका मतलब कि दोस्तों उसको ये चीज़ समझ में आ गया कि ये एक लीवर है, अगर यहाँ पे हम पैर रखेंगे तो ये दरवाजा खुलेगा और हम जा करके खाना खा लेंगे। मतलब दोस्तों पहली बार में ज़्यादा समय लगा, दूसरी बार में कम समय लगा, तीसरी बार में और भी कम समय लगा, चौथी बार में सबसे ज़्यादा कम समय लगा। इस प्रकार से वो जितनी बार प्रयास करेगी उतना ही कम समय इसको लगेगा और उतनी ही जल्दी वो अब क्या करेगी, खाने के पास पहुंच जाएगी और अपने खाने को, अपनी भूख को वो मिटा सकेगी। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर आप किसी कार्य को करना स्टार्ट करते हैं तो उस कार्य में शुरुआत में आपको कठिनाई हो सकती है, शुरुआत में आपको कठिनाई हो सकती है, लेकिन आप जब जब उसको बार बार सॉल्व करेंगे, बार बार उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। कोई भी समस्या हो, आप चाहे अपने व्यक्तिगत लाइफ में उस चीज़ को देखिए, चाहे आप थियोरेटिकल लाइफ में देखिए दोस्तों, चाहे आप कोई मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं उसको देखिए, या कुछ भी आप करिए, पहली बार आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको थोड़ी कठिनाई का अनुभव जरूर होता है, लेकिन जैसे जैसे उस कार्य को आप करते रहते हैं वैसे वैसे आपकी कठिनाई की समस्या क्या होती है, कम होती चली जाती है। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया, तो बिल्ली पर प्रयोग करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष पर पहुंचे, वो पहुंचे कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक संबंध होता है। अब ये उद्दीपक और अनुक्रिया है क्या, इसके पिछले वाली वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है, उसमें डिस्कस किया हुआ कि उद्दीपक क्या होता है। उद्दीपक होता है दोस्तों यदि किसी तथ्य, वस्तु, घटना इत्यादि को देखकर कोई सी चीज आप सीखना प्रारंभ करते हैं तो वही तत्व, वस्तु या घटना आपके लिए क्या करता है, एक उद्दीपक का कार्य करता है। और उस उद्दीपक के प्रति जो आप क्रिया करते हैं या तो वो आपकी क्या कहलाती है, अनुक्रिया कहलाती है। डेट मीन्स उस उद्दीपक को देखकर जितनी बार आप जो भी प्रतिक्रिया करते हैं वो आपकी क्या हो जाती है, अनुक्रिया हो जाती है। दोस्तों ये एक साइकोलॉजिकल वर्ड है
क्रिया का अनुक्रिया के रूप में साइकोलॉजिकल वर्ड है। जनरली भाषा में हम लोग क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, कार्य करते हैं, और अनुक्रिया क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल वर्ड है। तो थॉर्नडाइक ने कहा दोस्तों कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध होना आवश्यक है। थॉर्नडाइक ने कहा उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध होना आवश्यक है, तभी उद्देश्य की प्राप्ति होगी। थॉर्नडाइक का यह मानना था कि किसी भी कार्य को मानव एक बार में नहीं कर सकता, उसे बार बार करते रहना चाहिए। तो यही था दोस्तों थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, यही था दोस्तों। तो बहुत इजी है समझना, आप लोगों ने बीएड में पढ़ा भी होगा, या अगर आप लोगों ने बीटीसी किया हुआ है तो वहाँ भी आप लोगों ने थॉर्नडाइक को पढ़ा होगा, वहाँ पे आप लोगों ने बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ा होगा। ये बहुत ही शॉर्ट पॉइंट है आपको याद करने का कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत है क्या, आप बहुत अच्छे से इसको सीख सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आपको थॉर्नडाइक का ये सिद्धांत समझ में जरूर आया होगा। फिर अगला चलते हैं दोस्तों कि थॉर्नडाइक के प्रयास और त्रुटि, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, उस त्रुटि प्रयास और त्रुटि का शिक्षा में महत्व क्या है। हम इसमें शिक्षा में महत्व देख लेते हैं कि क्या है। इस विधि से सीखने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। बहुत अच्छी बात है दोस्तों, बहुत सही लिखा हुआ है कि सीखने की प्रक्रिया सरल हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी भी कार्य को बार बार करते हैं तो वह क्रिया आपको सरल तो लगने ही लगती है। जैसे कि मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने में अगर आपको कठिनाई आती है तो बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने से एक तो फार्मूला आपके माइंड में सेट हो जाता है और कैलकुलेशन करने की कैपेसिटी आपकी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दैट मीन्स वह क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाता है, सरल हो जाता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। वही बात हो गई कि जो आप क्रिया कर रहे हैं मतलब करके सीख रहे हैं, मतलब कि करके सीखने पर बल देता है, जो कि आधुनिक समय में बहुत उपयोगी है। आजकल आप दोस्तों देखते होंगे कि आप कोई भी काम जो है करके जब सीखते हैं तो वह बहुत आसानी से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। लेकिन आप केवल ओरली देखते हैं तो आपको वैसे समझ में कोई चीज़ें नहीं आती हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यह सिद्धांत मंद बुद्धि बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। मंद बुद्धि बालकों का मतलब हुआ है दोस्तों जिसके पास सोचने या समझने की कैपेसिटी सामान्य बालकों की कंपैरिजन में कम होती है, उन्हें मंद बुद्धि बालक कहते हैं। इसका मतलब कि जब आपके पास उतना बुद्धि या विवेक नहीं है तो आप क्या करते हैं, उस चीज़ को 10 बार दोहराते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं कि छोटा सा बालक हो, छोटे से बालक को हम क्या कहते हैं, एक मंद बुद्धि बालक ही समझ सकते हैं, क्योंकि उसके पास उतनी कैपेसिटी नहीं होती कि वो बड़े बालकों की कंपैरिजन कर सके या बड़े बालकों की कितना सीख सके। तो होता क्या दोस्तों, अगर एक छोटा सा बालक होता है उसको हम कहते हैं कि बेटा तुम ये काम मत करो, लेकिन वह काम उसको बार बार करता, मतलब उसको समझाने में ज़्यादा समय लगता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, भाषा में शुद्ध उच्चारण वह इस विधि से सीख सकता है। भाषा में शुद्ध उच्चारण का मतलब दोस्तों कि जैसे आप अगर कोई भी कोई भी चीज़ें सीख रहे हैं, जैसे कि किसी भी भाषा को आप सीख रहे हैं, तो आपको जैसे हम लोग यहाँ के निवासी हैं यूपी के, तो हम लोगों को क्या होता है दोस्तों, अच्छे से हिंदी भाषा आती है, इंग्लिश भी आती है, संस्कृत भी थोड़ा बहुत आता है, लेकिन हम लोगों को जापानीज़ नहीं आती है, हम लोगों को चाइनीज़ नहीं आती है, हम लोगों को इटालियन नहीं आती है। तो इस तरीके की भाषा का क्या होता है दोस्तों, जब हम बार बार प्रयोग करते हैं तो उच्चारण करते हैं तो क्या होती है, उसमें शुद्धता आती है कि पहली बार जब हम उच्चारण करते हैं तो कुछ गलतियाँ रहती हैं, उसके बाद उच्चारण करते हैं तो कुछ कम गलतियाँ होती हैं, उसके बाद उच्चारण करते हैं तो कुछ और भी कम गलतियाँ होती हैं। मतलब क्या कि जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाते हैं, जैसे जैसे आप उसको प्रयोग करते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी उस शुद्धता बढ़ती जाती है और आप उसका उच्चारण क्या करने लगते हैं, शुद्ध उच्चारण करने लगते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, इस विधि के अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। इस विधि के अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। मतलब क्या दोस्तों कि अगर आप किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो अगर उसको अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो क्या हो जाएगा, आपको लाभ जरूर मिलेगा। जैसे कि आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं पेडागोजी में थॉर्नडाइक
और अगर हम लोगों ने यहाँ से सीख लिया, हम लोगों को एक्सपीरियंस हो गया कि बिल्ली कैसे उछलती है, बिल्ली ने कैसे लीवर को दबाया, तो क्या होगा दोस्तों, अगर एग्जाम में हमें पूछा जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब क्या हो जाएगा, हमारा विकास हो सकता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, इस सिद्धांत से धैर्य व परिश्रम के गुण का विकास होता है। ये बात एकदम सही है दोस्तों, क्योंकि होता क्या है कि आप जब एक बार परिश्रम करते हैं, 2 बार परिश्रम करते हैं, 3 बार परिश्रम करते हैं, और लगातार यदि इसी तरीके से आप परिश्रम करते जाते हैं या और आपको क्या होती है, असफलता आपके हाथ लगती है, तो क्या हो जाते हैं आप, उस समय आपको धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। तब होता क्या है दोस्तों कि जब आप फाइनली रिजल्ट पे पहुंचते हैं तो वो आपके धैर्य और परिश्रम का ही रिजल्ट होता है कि आप बार बार परिश्रम किए और असफल हुए, अंततः एक बार आप क्या हो गए, सफल हुए। तो ये आपके क्या होता है दोस्तों, आपके धैर्य और परिश्रम का विकास हुआ। अगला पॉइंट है दोस्तों कि चलना, साइकिल चलाना, गणित के प्रश्न हल करना, कला प्रवृत्ति, कलाकृति आदि बनाना, ये सभी किसके सिद्धांत की विशेषता है दोस्तों, तो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत की विशेषता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इन पॉइंटों में से भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये करके सीखना किसके द्वारा बताया गया हुआ है, तो ये थॉर्नडाइक के द्वारा बताया गया है। सीखने की क्रिया सरल होती है, किसकी सिद्धांत है दोस्तों, तो ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत है। धैर्य व परिश्रम के गुण का विकास होता है, किसने कहा था, थॉर्नडाइक ने कहा था दोस्तों। तो ये थॉर्नडाइक के सिद्धांत से मिलता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे है दोस्तों सीखने के नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम दिए हैं, कौन कौन से नियम हैं देख लेते हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम दिए हैं जो कि निम्नलिखित 2 भागों में क्या है, विभाजित हैं। पहला पॉइंट क्या है दोस्तों, मुख्य नियम। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, गौड़ नियम। पहला है प्राइमरी लॉज, दूसरा है सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी में क्या क्या है दोस्तों, तत्परता का नियम है। दूसरा है दोस्तों अभ्यास का नियम है। अभ्यास के नियम में हम लोग पढ़ेंगे उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम। तीसरा पढ़ेंगे हम लोग दोस्तों प्रभाव का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऐसे ही जैसे ये पॉइंट बना हुआ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि दोस्तों मुख्य नियम हैं और उसमें 4 पॉइंट दे दिया जाता है और 3 सही होते हैं। कौन कौन से, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम, ये सही होते हैं। कोई एक तीसरे चौथा दिया रहेगा जो कि गलत होगा, ये आपको छांटने के लिए आता है। दूसरा दोस्तों गौड़ नियम, सेकेंडरी नियम। पहला पॉइंट है इसमें बहु अनुक्रिया का नियम, मानसिक स्थिति का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, तत्व प्रबलता का नियम। चौथा दोस्तों समानता का नियम, सदृश्यता का नियम। अगला है दोस्तों सहचर्य परिवर्तन का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा भी गया हुआ है और पूछा भी जा सकता है। तो ये 5 पॉइंट दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा कहीं पर, और इस 5 पॉइंटों को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, बराबर पूछे जाते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाता है। ये 3 नियम मुख्य के और 5 नियम गौण के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे जरूर मुलाकात हो जाएगी इनकी। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। चलिए, मुख्य नियम, प्राइमरी नियम की एक्सप्लेनेशन दोस्तों। तत्परता का नियम होता क्या है, सबसे पहला यह है कि तत्परता का नियम क्या है। इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए पहले से तैयार रहता है तो वह उस कार्य को करने से आनंदित महसूस होता है, मतलब वह कार्य उसको शीघ्रता से सीख लेता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि पबजी के खिलाड़ी हैं, आप लोगों को पबजी खेलने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन आप यदि पबजी खेलने के लिए तात्पर्य हैं तभी तो आपको पबजी खेलने में मज़ा आएगा, अन्यथा आपको पबजी खेलने में मज़ा नहीं आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप पबजी के लिए तात्पर्य हैं, तो आपको पबजी खेलने में आनंद आता है। इसके विपरीत जब किसी कार्य को आप करने के लिए तैयार नहीं रहते हैं या सीखने की इच्छा नहीं होती है तो आपको क्रोध आता है दोस्तों, आपको गुस्सा आता है, आपकी गति धीमी हो जाती है, आप सीख कम पाते हैं, आप अच्छे से उसको सीख नहीं पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे दोस्तों कि आपको पबजी खेलने में, आपको मान लीजिए कि मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने में समस्या होती है,
तो आप क्या करते हैं, मैथ की प्रॉब्लम को आप पढ़ते ही नहीं। तो जब आप मैथ के प्रॉब्लम को पढ़ते नहीं हैं और आपको कभी कभी सॉल्व करने के लिए दे दिया जाता है, तो आपको क्या करते हैं, आप बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, अरे ये तो मुझे आता ही नहीं है, इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा। या अगर आप कर भी पाते हैं तो आपकी स्पीड क्या होती है, औरों के कंपैरिजन में क्या होती है, धीमी होती है। तो ये था दोस्तों तात्पर्यता के नियम। मतलब ये हुआ, फंडा ये है कि आप यदि किसी कार्य को करने के लिए तात्पर्य हैं तभी उस कार्य में आपको आनंद आएगा, अन्यथा उस कार्य में आपको आनंद नहीं आने वाला है। ये है दोस्तों तत्परता का नियम। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला पॉइंट है दोस्तों अभ्यास का नियम। इस नियम के अनुसार जिस व्यक्ति जिस कार्य को बार बार करता है, दैट मीन्स व्यक्ति जिस कार्य को बार बार करता है उसे वह शीघ्रता से सीख लेता है, तथा जिस क्रिया को वह छोड़ देता है वह या बहुत कम समय तक करता है तो वह उसे भूलने लगता है। जैसे वही बात आ गई, फिर से गणित के क्वेश्चन सॉल्व करने की बात आ गई कि यदि आपको गणित के क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता, अगर आप उसका बार बार अभ्यास नहीं करते हैं तो आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, गणित आप सीख नहीं पाएंगे। लेकिन यदि आप उसको बार बार करते हैं तो आपको वो आ जाता है, मतलब कि अभ्यास करते हैं तभी वो चीज़ आपको आ जाएगा। इसी नियम को दोस्तों उपयोग और अनुपयोग का नियम भी कहते हैं कि मतलब आप किसी कार्य को करिए और उसका रिजल्ट देखिए। उपयोग और अनुपयोग आपको समझ में आ गया होगा, आई होप सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नियम है प्रभाव का नियम। इस नियम के अनुसार जीवन में जिस कार्य को करने पर व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है या सुख का संतोष होता है या संतोष मिलता है, जिन्हें वह सीखने का प्रयत्न करता है, एवं जिस कार्य को करने पर व्यक्ति का पर बुरा प्रभाव पड़ता है उन्हें वह करना छोड़ देता है। इस नियम को सुख तथा दुख का या पुरस्कार तथा दंड का नियम भी कहा जाता है। मतलब क्या कि जिस कार्य को करने के लिए व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, मतलब कि आप किसी कार्य को कर रहे हैं और पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिला, जैसे कि आप सीटेट की तैयारी या यूपीटेट की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने तैयारी 1 साल पहले बार में किया और आप सफल हो गए, 120 आप लेकर के चले आए। अगर आपने पहली बार में ही 120 कर लिया तो आपको क्या होगा, बहुत ही अच्छा आनंदित होगा, आप बहुत अच्छा आनंद महसूस करेंगे। परंतु यदि आपने पहली बार परिश्रम किया और आपके रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आए, मतलब कि क्या आप 2-4 नंबर से रह गए, तो होता क्या, आप बहुत ही दुखी महसूस करते हैं, आप दंडित महसूस करते हैं, आपको लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। लेकिन नहीं दोस्तों, आप बहुत काम के हैं, आप बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों प्रभाव का नियम आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट होगा दोस्तों हमारा गौड़ नियम। गौड़ नियम क्या है दोस्तों, सेकेंडरी नियम। सेकेंडरी में 5 नियम है, इसमें पहला नियम है दोस्तों बहु अनुक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति के सामने कई समस्याएं आती हैं, पर उसे सुलझाने के लिए वह विभिन्न प्रतिक्रियाओं से हल ढूंढने का प्रयत्न करता है। जैसे दोस्तों तो मान लीजिए कि आपके घर में कोई समस्या आई, तो उस समस्या का समाधान करने के लिए आप कई प्रकार से सोचते हैं कि यहाँ से हेल्प हो जाए, वहाँ से हेल्प हो जाए, इनसे हेल्प ले लें, उनसे हेल्प ले लें। तो आप क्या करते हैं, अगर इस प्रकार से आप सोचते हैं, मल्टी डायमेंशनल सोचते हैं, तो आपको क्या होता है, कोई ना कोई समाधान जरूर मिल जाता है। जब तक वह प्रतिक्रियाएं सफल नहीं हो जाती तब तक क्या करते हैं, आप हल ढूंढते रह जाते हैं। और जब आपको पूरी तरीके से समस्या का समाधान मिल जाता है तो आप क्या कहते हैं, आप संतुष्ट हो जाते हैं, आपको क्या मिल जाती है, संतोष मिल जाता है दोस्तों। थॉर्नडाइक का यह प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने का सिद्धांत इसी नियम पर आधारित है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति सीखने के मानसिक रूप से तैयार रहता है। व्यक्ति सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहता है तो वह शीघ्रता से सीख जाता है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं रहता तो उस चीज को सीख नहीं पाता, मतलब तैयार नहीं कर पाता। डेट मीन्स क्या हुआ दोस्तों कि यदि आपको मैथ पढ़ना है तो आप मानसिक रूप से पहले तो अपने आप को तैयार कर लीजिए कि हाँ आज मुझे मैथ पढ़ना है।
या फिर आपको साइकोलॉजी पढ़ना है तो आप मानसिक रूप से या साइकोलॉजिकल रूप से आप अपने आप को कहिए कि आज मुझे साइकोलॉजी का ये चैप्टर खत्म करना है। तो उससे होगा क्या दोस्तों, जब आप पहले से फिक्स करके बैठेंगे कि आज मुझे इतना तो खत्म करना ही है, तो देखिएगा दोस्तों पक्का एकदम श्योर मान के चलिए कि आपको वो चीज़ तो अच्छे से आनी ही आनी है। इसे कहते हैं दोस्तों मानसिक स्थिति या मनोवृत्ति का नियम। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आंशिक अनुक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी कार्य को सुलझाने के लिए अनेक प्रतिक्रियाएं करता है, प्रयत्न एवं भूल के आधार पर कार्य करता है, पर वह अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग कर आंशिक क्रियाओं को सहायता से आंशिक क्रियाओं की सहायता से समस्या का समाधान ढूंढ लेता है। मतलब कि दोस्तों कि कोई भी क्रिया हो मगर अगर आपके लिए कठिन है तो आप क्या करते हैं, उसको बार बार करते हैं। एक बार गलती होती है फिर उसको सुधारते हैं, फिर गलती होती है फिर सुधारते हैं, फिर आपको लग जाता है कि हाँ कहीं ना कहीं हमसे कुछ तो गलती हुई रही है। अगर आप उस गलती को ढूंढ लेते हैं तो आपका समस्या सुलझ जाता है। इसे कहते हैं दोस्तों आंशिक क्रिया का नियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। समानता का नियम। इस नियम के अनुसार किसी समस्या के प्रस्तुत होने पर व्यक्ति पूर्व अनुभव या परिस्थितियों के समान पाए जाने वाले उनके अनुभव स्वतः ही स्थानांतरित होकर सीखने में मदद करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि यदि आप किसी समस्या से ग्रसित हैं और उस समस्या का समाधान पास्ट में यदि आपने कभी भी आपने बचपन में अपने पूरे जीवन काल में आपने उस प्रकार की कोई भी समस्या सॉल्व की होगी तो आपको अच्छे से वो समस्या का समाधान हो जाएगा। आप उस अनुभव को जो आपने पहले से सीखा है वो आप यहाँ पे स्थानांतरित कर सकते हैं, मतलब आप यहाँ पे उपयोग करके सीख सकते हैं। जैसे दोस्तों एक छोटा सा एग्जांपल है कि आप साइकिल चलाना सीखते हैं। आप जब बचपन में साइकिल चलाना सीखते हैं तो आपको कठिनाई होती है, आप गिर जाते हैं, आपको चोट लग जाती है। लेकिन जब आपको साइकिल चलाना आ जाता है तो आपको बाइक चलाने में समस्या नहीं होती है। क्यों? क्योंकि साइकिल और बाइक की दोनों की जो प्रॉपर्टी तो सेम है, बस उसमें कुछ कुछ जो है एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड होती हैं, जैसे मोटर हो गया, गियर हो गए, एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं। लेकिन दोनों का फंडामेंटल एक ही है कि दोनों के पास दो पहिए हैं, हैंडल है, उसमें जो है बैठने का स्थान है, तो कुछ प्रॉपर्टी तो सेम है। तो मतलब क्या हुआ कि अगर यहाँ पे जो चीज़ आपने सीखा हुआ है उसी का उपयोग करके आप क्या करते हैं, बाइक चलाना सीख लेते हैं, स्कूटी चलाना सीख लेते हैं। आई होप कि आपको ये समानता का नियम समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। सहचारी परिवर्तन का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति प्राप्त ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में या सहचर उद्दीपक वस्तुओं के प्रति भी करने लगता है। जैसे कुत्ते के मुंह से भोजन सामग्री को देखकर लार टपकना। ये दोस्तों इसका एग्जाम्पल हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा एग्जाम्पल यहाँ पे समझ लिए। सहचर्य नियम होता क्या है कि कुत्ते के मुंह से भोजन सामग्री को देखकर लार टपकने लगती है, परंतु कुछ समय बाद भोजन के बर्तन को ही देखकर लार टपकाने लगती है। मतलब क्या कि सहचर्य नियम, जैसे कि आपने पहले क्या किया, कुत्ते को भोजन दिया, पहले दिन आपने भोजन दिया तो वो भोजन को खाया, फिर अगले दिन जैसे आपने भोजन को दिया, भोजन अगर आप उसके सामने लेकर आ रहे होते हैं तो लाल टपकाना शुरू कर देता है। लेकिन 2-3 दिन प्रोसेस करने के बाद जब उसको लग जाता है कि हाँ मेरे लिए रोज ही रोज भोजन आएगा, और अगले दिन अगर आप उसके सामने एक खाली थाली लेकर आते हैं, उसमें कुछ नहीं होता है, तभी वो क्या करता है दोस्तों, लाल टपकाने लगता है। इसका मतलब यह हुआ कि उसको लग रहा है कि हाँ इसमें भोजन आ रहा होगा, परंतु उसमें होता कुछ नहीं है। मतलब कि यही है दोस्तों सहचर्य का नियम कि आपको जिस प्रकार से पहले अनुभव हो रहा था वही अनुभव आप बाद में भी महसूस कर रहे होते हैं। तो ये था दोस्तों थार्नडाइक का जो है सीखने का नियम। सीखने का दोस्तों हम लोगों ने 3 मुख्य नियम पढ़े, 5 गौण नियम पढ़े। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ था दोस्तों, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला है दोस्तों हम लोग कुछ देखते हैं कि थार्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम क्या क्या हैं। पहला नाम दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक का है। ये एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि यह सिद्धांत किसने दिया है। थार्नडाइक दे दिया जाता है, स्किनर दे दिया जाता है, और वाटसन दे दिया जाता है, कई सारे मनोवैज्ञानिकों के नाम दे दिए जाते हैं, और उसमें आपसे पूछा जाता है कि यह सिद्धांत किसने दिया है। अगर आपको ये नाम याद रहेंगे तो थार्नडाइक से तो क्वेश्चन आपके गलत होने वाले नहीं हैं दोस्तों। आज के बाद एक भी आपके क्वेश्चन नहीं गलत होंगे।
दूसरा दोस्तों प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, इसका मतलब कि ये भी आपको याद रखना है कि किसका सिद्धांत दोस्तों, थार्नडाइक का सिद्धांत है। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसका दोस्तों, थार्नडाइक का सिद्धांत है। स्टिमुलेंस रिस्पॉन्स थ्योरी, आरएस थ्योरी किसका है दोस्तों, थार्नडाइक का है। ये याद रखिएगा, थार्नडाइक आरएस थ्योरी है, ये याद रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग स्किनर पढ़ेंगे उसमें एसआर थ्योरी होता है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है, तो आप फुल नेम से याद रखिएगा, स्टिमुलेंस रिस्पॉन्स थ्योरी, आरएस थ्योरी किसका है दोस्तों, थार्नडाइक का है। अधिगम का बंध सिद्धांत किसका है दोस्तों, थार्नडाइक का है। समायोजनवाद का सिद्धांत किसका दोस्तों, थार्नडाइक का है। संबंधवाद सिद्धांत किसका दोस्तों, थार्नडाइक का है। किसने सीखने का संबंध, सीखने का संबंध सिद्धांत किसका दोस्तों, ये भी थार्नडाइक का है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने थार्नडाइक के सारे सिद्धांत के नाम पढ़ लिए, सिद्धांत और थार्नडाइक का सिद्धांत देख लिया, बिल्ली पर प्रयोग देख लिया, और उसके मुख्य नियम और गौड़ नियम भी सीख लिए। मतलब दोस्तों कि थार्नडाइक से आने वाले सारे क्वेश्चन का सलूशन आपको ये केवल 30 मिनट की वीडियो में मिल गया। तो आप दोस्तों अगर आप ये आधे घंटे इस पर एक्सपेंड करते हैं तो इसका मतलब कि आपके तो 3 से 4 क्वेश्चन अब तो गलत नहीं होने वाले हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आप वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन का बटन प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन को अच्छे से हैंडल कर सकें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।